गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आवाज आ रही है? गुड, वेरी गुड। एनर्जी अच्छी वाली है। तो कल क्लास हो गई थी और कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका पीडीएफ आपको मिल गया। मैंने दोनों पीडीएफ डाल दिए थे। रेज योर हैंड वाया टेलीग्राम चैनल आपको मिल चुका है। वैसे टेलीग्राम चैनल की जरूरत नहीं भी है। आप लोगों ने किसी ने जाके अनअकैडमी प्लस का प्रोफाइल खोला था? ओपन हुआ था कि नहीं? नहीं, उसमें लेक्चर दिख रहा था? आपको दिखा? नहीं तो आप उस पर ऐप डाउनलोड करिए और जिस नंबर से आपका एडमिशन हुआ उस नंबर को देखें। मतलब मुझे दिख रहा था, इनको दिख रहा था, ठीक है ना? तो मैंने वहीं से क्या हुआ, मैंने खुद वहीं से डाउनलोड करके आपको सेंड किया है। ठीक है, चलो। अच्छा चलो, डाउनलोड हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम तो आपको आज का भी लेक्चर भेज देंगे इसी तरह से टेलीग्राम के थ्रू। लेक्चर कैसे भेज दें बेटा? लेक्चर डाउनलोड नहीं होता वहां से। और तुम हो ना क्लास में, फिर लेक्चर क्यों भेज दें? वो ऑनलाइन, लोग ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कल उन्होंने मैसेज किया था मुझे ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो ऑनलाइन यानी अवेलेबल है, उन्होंने खुद बताया कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं? चलो चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो चल रहा था। और आज हम लोग जितना भी आइसोमर पढ़ लेंगे वो आज ही पढ़ेंगे। मंडे आइसोमर अगर बच भी जाएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में, क्योंकि स्पेशल क्लास में कल ही रखने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने आपसे तो कोई बात ही नहीं करी है। तो अब बताओ, स्पेशल क्लास आपकी क्या आज रख सकता हूं? कल टेस्ट कितने लोगों का है? फिर स्पेशल क्लास में कैसे आओगे? चलो कोई बात नहीं, कल रख दूं। मुझे पता है कल टेस्ट है और रात को 9 बजे के बाद स्पेशल क्लास रखूंगा तो कई लोगों के पास टेस्ट का जो है वो प्रेशर बना होगा। हाँ, कोई बात नहीं। कहाँ का टेस्ट है? अपने अपने जगह का है कि अनअकैडमी वाला ही है केवल? अनअकैडमी वाला। नहीं तो तुम ऐसा करो, टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। हम तो टेस्ट के हिसाब से बेटा अगर देखोगे ना तो कल तो बहुत कुछ आ रहा है। कल जीओसी भी आ रहा है, कल हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है। फिर तो मास्टर को शक्तिमान और रजनीकांत बनना पड़ेगा। टेस्ट में जो आ रहा है वही पढ़ा दीजिए, पेपर ही डिस्कस कर देते हैं पहले। हैं देखो, कुल मिलाकर एक बात सुनो, टेस्ट आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से दो। टेस्ट को यहां से कोरिलेट अभी मत करो। ये आपके मेजर टेस्ट को कोरिलेट करने के लिए क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, ये आपके 5 मई वाले टेस्ट को कोरिलेट करने के लिए चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज का ध्यान रखना। ये नहीं सर शाम को क्लास ले लेंगे तो सर ये सब तो इसीलिए कह रहे हैं उसकी बात छोड़ो। कल हम लोग स्पेशल क्लास रखेंगे, जाते समय आज हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे। इज इट क्लियर? ताकि हम लोग जब मंडे को आए तो सीधे जीओसी हेडिंग पढ़ाओ यहाँ पे। चलो साहब। हाँ, और मंडे को आपकी फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगी, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो पिछली क्लास में बता दूंगा। तो पिछली क्लास में अगर हम आपसे बात करें तो स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट हो गया था। बच्चों ध्यान सुनना, पिछली क्लास हमने आपको बात किया था आपसे कि different arrangement of atom or group in space due to free rotation about single bond, इससे राइज होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कुछ चीजें यहां से हमने आपको डिस्कस कर दी थी। हाँ कर देंगे, आप पूछ लेना बेटा, वापस से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना? समय यहाँ पे क्या बहुत, ये क्या हो रहा है इसमें? हाँ, अच्छा अच्छा, ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था आपसे कि हाँ, इसलिए मैं लेके आया पिछले क्लास में कि लगातार तीन, जनरली लगातार तीन सिंगल बॉन्ड हो तो कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात करेंगे। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने क्लास में कर ली थी। इज इट क्लियर? चलो, और हमने आपसे ये भी बात कर ली थी कि एल्केन में सभी एल्केन किसको छोड़ के, छोटकू को छोड़ के, मुझे मत देखो इधर देखो, मीथेन को छोड़कर, और साइक्लो एल्केन में साइक्लोप्रोपेन को छोड़कर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई थी? चलो साहब, अब आइए बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए एक एक चीजों को।
अगर हम आपसे बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या कन्फर्मेशंस की बात करें, एकदम आराम सुनना बेटा, सब लोग का फोकस्ड रहे। आप ये सोच के चलो कि आप मूवी देख रहे हो, ऐसे सोच के चलना, मतलब क्लास को एकदम उसी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करो, ताकि एक एक पूछ लूं अगर 6 साल पहले कौन सी मूवी देखी थी तो तुमको याद हो। एक मूवी थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जो आमिर खान था ना, देखो शाहरुख खान इन्होंने बोल दिया। इनको ये पता है DDLJ तब रिलीज हुई थी जब ये रिलीज नहीं हुए थे इस दुनिया में। लेकिन इनको ये पता है कि आमिर खान नहीं था, शाहरुख खान था, बस इसी तरह से फोकस करना है यहाँ पे। वो मैंने जानबूझ के बोला था, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया। आ दो। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन की बात करें बेटा, आज हम लोग, मुझे पता है आपका पूरा सहयोग मिलेगा। ज्यादा नहीं, ऑफिशियली हमको 15 लेक्चर अलॉट हुए हैं, और 15 से 16 नहीं होगा ऑफिशियली, अनऑफिशियली हो सकता है। अगर कोई टीचर अपसेंट हुआ तो मैं आ जाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन ऑफिशियली 15 लेक्चर से ज्यादा हमको नहीं, क्योंकि सबके लेक्चर्स क्या है, नोट हैं। अगर हमने एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लिए तो किसी का एक लेक्चर कम हो जाएगा, तो इसीलिए अगर 10 मिनट भी एक्स्ट्रा मिले ना तो 10 मिनट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान समझना, और पूरी कोशिश ये करना कि आज का पूरा लेक्चर, समझ लो तुम लोग रिवीजन करने के लिए बैठे हो, पूरा का पूरा लेक्चर आज ऐसा पढ़ो कि आज के बाद सीधे नीट के एग्जाम में टिक करके आओ, ये सोच के पढ़ाई करना। इज इट क्लियर? चलो, पूरा एनसीईआरटी ग्लिम्स भी मिलेगा, सब कुछ चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए बात करें तो उसमें 2 प्रकार के स्ट्रेन हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है स्टेरिक स्ट्रेन SS, या जिसे बोलेंगे वांडरवाल्स स्ट्रेन, बहुत ध्यान समझना, वांडरवाल्स स्ट्रेन। और दूसरा होता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन, TS, उसको हम SS से डिनोट करेंगे। पीछे तक आवाज जा रही है? और इसे हम TS से डिनोट करेंगे। अब होता क्या है SS TS, मेरी बात ध्यान समझना। लिखा हुआ है रिपल्सन बिटवीन एटम या ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बना हुआ है, तो ये रेड वाले को देखो, हम रेड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कोई एटम हो सकता है या कोई, बेटा अपने पुराने रेफरेंसेस बंद कर दो, अभी बंद कर दो पुराने रेफरेंसेस। तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तुम्हें फिजिक्स भी आती, केमिस्ट्री भी आती, जूलॉजी भी आती, बॉटनी भी आती है, तो हमसे ज्यादा जानते हो। प्लीज यहाँ पे फोकस करो जो हम बोलना चाहते हैं, इधर ध्यान सुनना। तो यहाँ जो रिपल्सन बिटवीन एटम या ग्रुप, यानी इस एटम या ग्रुप के बीच के रिपल्सन को क्या बोलते हैं? एसएस बोलते हैं, या स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं, या वांडरवाल स्ट्रेन बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये अगर दोनों पास पास हुए, ये दोनों पास पास हुए, तो रिपल्सन ज्यादा कि कम? ज्यादा। मेरी बात समझ में आया? अच्छा, अब क्या दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बेटा? दूरी बढ़ने से रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम। यानी हम बोल सकते हैं क्या, स्टेरिक रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्टेंस। छोटा छोटा ग्रुप, छोटा छोटा रिपल्सन, बड़ा बड़ा ग्रुप, बड़ा बड़ा रिपल्सन। समझ में नहीं आया? ये आपको नजर आ रहा है टन टनाटन? अरे बोलो ना। तो ये क्या है, अगर छोटा छोटा ग्रुप तो कम कम रिपल्सन, बड़ा बड़ा ग्रुप तो क्या साइज ऑफ ग्रुप पर भी डिपेंड करता है कि नहीं? अरे बोलो ना। यानी एसएस जो है आपका साइज पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये हो गया खत्म, इतना सही बताना है मुझे इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। टॉर्सियोनल स्ट्रेन रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जो है इस रेड रेड बॉल वाले को मत देखो, इसके बॉन्ड को देखो। इस बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है, क्या बोला? इस बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है उसे अपन क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। अब देखो ध्यान से, ये देखो, क्या अब ये बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है बेटा? बोलो बोलो। अच्छा, बॉन्ड बना किससे होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी हम बोल सकते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन। यानी हम बोल सकते हैं क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अरे बोलो। तो बॉन्ड के बीच का रिपल्सन क्या कहलाएगा? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। कब ज्यादा होगा? अब ज्यादा है कि अब ज्यादा है? पहले क्या है? ज्यादा। ये पास पास है तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या है? और अब दूर दूर है तो क्या हो गए? इसमें बोला जाता है लगभग ऑलमोस्ट जीरो। क्या बोला जाता है? ऑलमोस्ट जीरो। अभी चर्चा करेंगे इसमें। यानी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा क्या? अरे बोलो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक के बीच का रिपल्सन है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा तो रिपल्सन भी, इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा छोटा कब से होने लग गया? हाँ, मेरी बात ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा छोटा होने
नहीं रह गया, इसलिए देखना यहाँ पे एक चीज गायब है, दैट इज क्या, साइज। साइज गायब है कि नहीं बेटा, बोलो। तो कुल मिलाकर हमने आपको कल दो तरह के रिपल्शंस बताए हैं। अब एक बार आप मुझे बता दो कि जब ग्रुप या एटम के बीच के रिपल्शंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो कब ज्यादा होगा? जब दोनों पास पास। अब क्या हो गया, दोनों दूर दूर, तो अब कम हो गया कि नहीं हो गया? ग्रुप बड़ा बड़ा तो रिपल्सन भी बड़ा बड़ा, समझा? और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को क्या बोलेंगे? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो तो बताना। अच्छा, स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी, एनर्जी उतनी, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, ये ए और बी आपको जो नजर आ रहा है, ध्यान सुनना बेटा, ए और बी जो आपको नजर आ रहा है, हाँ, इसके बीच के रिपल्सन को क्या नाम दोगे? वेरी गुड, ये आपको देखना आना चाहिए। इसका क्या नाम दे दिया आपने? ऐसे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का क्या नाम देने वाले हो? ये आपका होगा, दिस इज कॉल्ड एज टीएस। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? या इस व्यू में देख लो, अगर यहां पे देखा जाए, ध्यान समझना, इससे क्या बोलोगे बेटा? दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक स्ट्रेन। और इसके बीच के रिपल्सन क्या बोलोगे बेटा? दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सिनल स्ट्रेन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये कौन सा प्रोजेक्शन है? सॉ हॉर्स, यू नो अबाउट दैट? ये कौन सा है? न्यूमान। ये है सॉ हॉर्स, ये है, जानते हो ना ये सब? सॉ हॉर्स से मतलब क्या होता है? अभी बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। देखो बेटा, ध्यान सुनना, शायद यहाँ पे आगे दिया भी होगा, हाँ, सॉ हॉर्स, तो हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब सुना ध्यान से, अगला टर्म, अब हमने आपको एसएस समझा दिया, हमने आपको टीएस समझा दिया। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और हमने 4 तरह से नाम लिखे हैं। रीजन एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में सारे नाम लिखे हुए हैं, और अगर उसने कोई और नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, नाम है डाइहेड्रल एंगल, नाम सुना आपने? डाइहेड्रल एंगल का दूसरा नाम क्या है? टॉर्सियोनल एंगल। उसका दूसरा नाम क्या है? एंगल ऑफ टॉर्सन, या क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन। ध्यान सुनना, जब आपके सामने, मेरी बात ध्यान समझना, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? पीछे वालों, मुझसे बड़ा दिख रहा होगा, ध्यान सुनो। तो अब ध्यान सुनना, ये क्या सामने वाले, ये ब्लैक वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। क्या, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। इसके रिश्ते में बात करें, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सामने वाले ने पीछे वाले को ढक लिया है? ढक लिया है, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कर लिया है, मतलब ढक लिया है। तो इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इक्लिप्स। अच्छा सुनो ध्यान से, इसको 60 डिग्री से घुमा दो, तो जो फॉर्म बचता है उसे किस नाम से जानते हैं? स्टैगर्ड। क्या जानते हैं? स्टैगर्ड। ये कौन सा हो गया? इक्लिप्स। ये कौन सा हो गया? स्टैगर्ड। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। तो एंगल, डाइहेड्रल एंगल होता क्या है? द एंगल बिटवीन टू प्लेन। क्या बोला? द एंगल बिटवीन टू प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन मान लो, ये आपके सामने है, ध्यान सुनना, इसको मान लिया फ्रंट प्लेन, और इसको क्या मान लिया? बैक प्लेन। ये दो प्लेन बन गए कि नहीं बन गए बेटा, बताओ? इनके बीच के एंगल को, इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? डाइहेड्रल एंगल। अभी बताओ, दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अभी कितना है? तो डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 60 डिग्री से घुमा दिया, डाइहेड्रल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं, ये अगर हमने इसे बोल दिया दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक, तो इनके बीच का एंगल अभी कितना नजर आ रहा है बेटा आपको, बोलो? 0 डिग्री। तो इसका डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। यानी इसका डाइहेड्रल एंगल आप बोलोगे दैट इज 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल हो गया इसका 0 डिग्री। अच्छा, हमने क्या किया इसे बेटा? 60 डिग्री से घुमा दिया, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? ये कौन सा है? फ्रंट, और ये कौन सा है? बैक। तो बताओ यहाँ का डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा? बताओ, बताओ रे। 60 डिग्री। बोलो, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो इथेन के इक्लिप्स फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है? यहीं पर हम आपसे एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज बॉन्ड एंगल, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, एंड व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत ध्यान समझना। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, और एक शब्द और बोलने जा रहा हूं, सब लोग सुनाई दे रहा है? द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, या द एंगल बिटवीन टू मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। क्या बोला? द एंगल बिटवीन टू मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। सर इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल हम जब नॉर्मल ब्यूटेन का कंफर्मेशन बताएंगे तो वहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी द एंगल बिटवीन टू प्लेन, इसे क्या बोल दिया हमने? डाइहेड्रल एंगल। बॉन्ड लेंथ किसे बोलते हो बेटा? बताओ, ये क्या, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, यही बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा?
अच्छा, इसको कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, इस हाथ की दूरी को ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही, तो क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ सकता है या घट सकता है, क्या बताइए? तो क्या बताइए, बॉन्ड लेंथ बढ़ सकता है या घट सकता है क्या? तो बताओ, कितना भी हो जाए, हम डाइहेड्रल एंगल तो चेंज हो रहा है, लेकिन बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। तो बताओ, क्या जब हम इसको रोटेट करते हैं तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज होता है क्या? पहला क्वेश्चन। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होता है? एक ही एटम पर, एक ही एटम पर दो बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड एंगल। अच्छा सुनो, रेड रेड है, रेड रेड है, अभी इसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया तो कितना हो गया? अब 60 डिग्री। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? तो क्या बदल रहा है? डाइहेड्रल एंगल बदल रहा है। लेकिन बताओ, इस रेड और ग्रीन के बीच का एंगल है x डिग्री। कितना है? x डिग्री। घुमाने के बाद भी इसके बीच का एंगल क्या होगा? घुमाने के बाद भी क्या होगा? यानी जो घुमाएंगे, बॉन्ड एंगल और डाइहेड्रल एंगल में डिफरेंस क्या है? डाइहेड्रल एंगल दो प्लेन के बीच का एंगल है, और बॉन्ड एंगल एक ही एटम के बीच में दो बॉन्ड के बीच का एंगल है। इसको कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, इनके बीच का एंगल फिक्स्ड है कि नहीं बेटा? बताओ। तो बताओ, ड्यूरिंग कंफर्मेशन क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? बताओ, मैं बोल रहा हूं, डाइहेड्रल एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो रही? चलो साहब, अब आते हैं आपके सामने, ये हमारे सामने है कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अच्छा सुनो, होता क्या है ना, ये खाली देखने का नजरिया है। क्या है? देखने का नजरिया। तू खींच मेरी फोटो चिपका दे। अरे तू, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। तू खींच मेरी फोटो चिपका दे, दैट इज कॉल्ड एज क्या? प्रोजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा मजाक कर रहा हूं, आपसे मैं बोल दूं कि चलो बच्चा फोटो खिंचाते हैं, तो फोटो खिंचाने के आपके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई फोटो ऐसे खिंचाएगा, सुनो, कोई, है ना, कोई, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग, है ना। तो फोटो खिंचाने के अपने अलग अलग तरीके हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्या? प्रोजेक्शन। तो हमारा मॉलिक्यूल भी कहता है कि भैया हम भी फोटो खिंचाएंगे, कहता है हम भी फोटो खिंचाएंगे, और इसका जो तरीका फोटो खिंचाने का, दैट इज कॉल्ड एज क्या? प्रोजेक्शन। अभी हम केवल दो तरीके बताएंगे, बाकी के दो तरीके हम आपको बाद में बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमर में। तो सबसे पहला है, दिस इज साइड व्यू प्रोजेक्शन, जिसे बोलते हैं घोड़ा देखा, मतलब सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सा माने, और हॉर्स माने, नाम क्या दे दिया मैंने? हाँ, ये इसका नाम घोड़ा देखा नहीं है, नाम दे दिया समझाने के लिए, ठीक है ना? तो ध्यान सुनना, हाँ ध्यान सुना, अगर हम इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को बेटा साइड से देखते हैं, कैसे देखते हैं? साइड से देखते हैं। तो अच्छा, घोड़ा होता कैसा है? ऐसे होगा ना, ऐसे कि थोड़ा सा ऐसे टिल्ट, उसी तरह से नजर आ रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा? तो ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सा हॉर्स, मतलब साइड क्या है? साइड व्यू है। क्या बोला? साइड व्यू है। मेरी बात सुना, ये फोटो कुछ इस तरह से खिंचा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सा हॉर्स प्रोजेक्शन। अच्छा, तुम्हारे क्लास में कोई नया आदमी आ जाए, कौन आ जाए, तो क्या कॉन्फिडेंस के साथ फोटो खिंचाएगा कि डरा डरा फोटो खिंचाएगा? मतलब ऐसे फोटो खिंचाएगा कि ऐसे फोटो खिंचाएगा? ऐसे फोटो खिंचाएगा। समझ में आया? डर के ऐसे सामने से खड़ा होगा, फोटो खिंचाएगा। दैट इज कॉल्ड एज नया आदमी प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। मेरी बात ध्यान समझना, यानी तू खींच मेरी फोटो सामने से, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन। साइड व्यू, सॉ हॉर्स, न्यूमैन, सॉ हॉर्स, न्यूमैन, सॉ हॉर्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना, कुछ नहीं है ये। बताओ, क्या सामने वाले ने पीछे वाले को ढक लिया है? सामने वाले ने पीछे वाले को ढक लिया है। कौन सा कंफर्मेशन है? इक्लिप्स। अब कौन सा है? अच्छा, ये वाला। अब तू फोटो खींच, फोटो खींच कुछ इस तरीके से, 100 हॉर्स हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो, आया नहीं? बताओ, ये दिस इज कॉल्ड एज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। यहां आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा है कि फोटो हमने कुछ इस तरीके से खींची हुई है। एच के सामने एच, एच के सामने एच, और एच के सामने एच। क्या आपके सामने नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अच्छा ध्यान सुनना, वैसे तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन जब तुम हमारे 3D की फोटो खींचोगे तो हम 2D पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बेटा? बोलो, एक पेपर में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो इसकी भी फोटो खींचोगे प्रोजेक्शन, तो 2D में आ जाएगा। और जब 2D में आएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री नजर आ रहा था,
वो प्रोजेक्शन में हमें क्या नजर आएगा बेटा बताओ? 120 डिग्री। क्या नजर आएगा? हमने क्या किया, किसी एक को भी मान लो इधर, मान लो इसे मान लिया फ्रंट, इसे मान लिया बैक, तो हमने क्या कर दिया बेटा, 60 डिग्री से अगर घुमा दिया किसी एक को, इसको कांस्टेंट कर दिया और इसको घुमा दिया, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये घूमेगा, ध्यान सुनना बेटा, अभी सामने है, अब हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको हमने 60 डिग्री से घुमा दिया, तो क्या इसके बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? अरे बोल दो यार। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन इसके बीच में, ये हाइड्रोजन इसके बीच में, और ये हाइड्रोजन इसके बीच में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो, बताओ। दिस इज कॉल्ड एज क्या? दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड। नजर देखो, ये कौन सा था? इक्लिप्स। ये कौन सा था? हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री से घुमा दिया, तो क्या आपको ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज कॉल्ड एज क्या? सॉहर्स प्रोजेक्शन का स्टैगर्ड। इज इट क्लियर? लेकिन इसी को तुम सामने से देखो, न्यूमैन। ये कौन सा हो गया? न्यूमैन। थोड़ा जानना जरूरी है इसका, ये हो गया न्यूमैन। लेकिन अब बताओ, मान लो हमने 60 डिग्री से घुमा दिया, इसे मान लिया हमने फ्रंट, इसे मान लिया हमने फ्रंट, और इसे मान लिया हमने बैक। किसी को भी घुमा दो, मान लो मैंने बैक को 60 डिग्री से घुमा दिया, तो आपको ये नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? एंड दिस इज कॉल्ड एज, हाँ, न्यूमैन का स्टैगर्ड। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ यहां का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? यहां का डाइहेड्रल एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। क्या इसके बीच के एंगल की बात करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहां का डाइहेड्रल एंगल कितना है? दिस इज कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आपसे परिचय कराया है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू ही हम आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। अब बताइए, इस केस में मैं यहां से इसको हटाऊंगा थोड़ा, आपको इनकी स्टेबिलिटी और एनर्जी को स्पेसिफाई करना है। चलो ठीक है, वहां नहीं चिपक रहा है, यहां चिपक जा रहा है, ठीक है ना? मतलब मैं मैग्नेटिक हूं। हाँ, ध्यान सुनना, अब बताना इस केस में ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? न्यूमैन का कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स फॉर्म। इस समय स्ट्रेन ज्यादा होगा कि मिनिमम होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बॉन्ड पास पास है तो स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा। हाइड्रोजन का हम उतना रिपल्सन नहीं मानते, लेकिन फिर भी क्या मैक्सिमम स्ट्रेन में होगा कि नहीं होगा बेटा? तो हम यहाँ पे लिखो, क्या लिख सकते हो बताओ? स्ट्रेन के बारे में लिखो, क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखो बेटा? दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेन है तो बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी? मिनिमम स्टेबल। अगर मिनिमम स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी। इज इट क्लियर? और डाइहेड्रल एंगल इसका कितना हमने बता दिया आपको? डाइहेड्रल एंगल इसका 0 डिग्री। बेटा ये आपके एनसीईआरटी में सब दिया है, ध्यान समझना। अब हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, तो बताओ क्या बॉन्ड दूर दूर हो गए कि नहीं हो गए बेटा? स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन कम हो गया, तो आप यहां क्या लिखोगे? दिस इज मिनिमम स्ट्रेन। क्या लिखोगे बेटा? अच्छा, मिनिमम स्ट्रेन है तो क्या लिखोगे? अच्छा, मैक्सिमम स्टेबल है तो एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? बोलो, क्या आपके सामने इसका मिनिमम एनर्जी होगी कि नहीं होगा? बोलो, मिनिमम एनर्जी होगी कि नहीं होगी बेटा, बताइए। यहां तक बात समझ में? डाइहेड्रल एंगल के बारे में बताओ। डाइहेड्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हो जाए बेटा? 60 डिग्री। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इथेन को। बहुत ध्यान समझना, ये एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें कोटेड है, ग्राफ नहीं दिया है लेकिन इससे रिलेटेड चीजें हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल आपने कौन सा बताया? स्टैगर्ड। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। सबसे ज्यादा स्टैगर्ड स्टेबल है और सबसे कम इक्लिप्स है। और आप बता रहे हो कि सर फ्री रोटेशन होता है, आप बता रहे हो फ्री रोटेशन होता है, और आप ये भी बता रहे हो कि सिस्टम किसकी तरफ भागता है? स्टेबिलिटी की तरफ। तो सर एक बात बताओ, अगर ये स्टैगर्ड में स्टेबल हो गया तो फिर वापस से वो इक्लिप्स में क्यों गया? मेरी बात ध्यान समझना। जब वो स्टैगर्ड में स्टेबल हो गया तो वापस से वो इक्लिप्स में क्यों गया? उसको मोर स्टेबल स्टैगर्ड में फिक्स हो जाना चाहिए था। मैंने कहा होता है, यही होता है कि अगर देखा जाए इसका प्रिफर्ड कंफर्मेशन क्या है। अगर मैं पूछूं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि बताओ इथेन का प्रिफर्ड कंफर्मेशन क्या है? स्टैगर्ड। किसमें वो प्रिफर रहना चाहता है? स्टैगर्ड। लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है? फ्री रोटेशन हो रहा है। अब होता क्या है, अच्छा बताओ,
अभी ये रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? बोलो, अब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं इसके रोटेशन के लिए। अरे है ना? अगर इस फ्री रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी इसको कहीं से भी मिल जाए, वो एनर्जी इसको कहीं से भी मिल जाए, तो क्या फ्री रोटेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फॉर इथेन, किसके लिए बेटा? फॉर इथेन इस एनर्जी की वैल्यू होती है 12.5 किलो जूल पर मोल। एग्जाम में आ चुका है। फॉर इथेन इसकी वैल्यू होती है 12.5 किलो जूल पर मोल। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे यह एनर्जी, अच्छा टेम्परेचर क्या 3/2 kT होता है कि नहीं? एनर्जी बोलो, है ना? रूम टेम्परेचर पर यह एनर्जी अवेलेबल हो जाती है 12.5 किलो जूल पर मोल। कोई बहुत बड़ा एनर्जी का वैल्यू नहीं होता है। तो जब रूम टेम्परेचर पे हमको अवेलेबल हो जाता है, ये स्टैगर्ड है। अगर इसको 12.5 किलो जूल पर मोल, ये स्टैगर्ड है, अगर इसको 12.5 किलो जूल पर मोल दे दूंगा तो ये घूम जाएगा। हमने 12.5 किलो जूल पर मोल दे दिया। वो मिला कहां? रूम टेम्परेचर पे। वैल्यू कितनी है? 12.5 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान सुनना, इस एनर्जी का सोर्स क्या है? थर्मल, जो ना, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। क्या है? मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से भी क्या होगा बेटा? वो एनर्जी, थर्मल या काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो हमको अवेलेबल होती है, वो यहाँ पर मिल जाती है। ये मैंने एक भी शब्द अपना यूज नहीं किया, बल्कि कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर ये वैल्यू भी पूछी जा सकती है 12.5 किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए है? ये इथेन के लिए। लेकिन अगर हम आपसे बात करें फॉर एल्केन, ये इथेन के लिए था। फॉर एल्केन ये वैल्यू होती है 1 से 20 किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 से 20 किलो जूल पर मोल। ये एल्केन के लिए होती है। डिफरेंट एल्केन के लिए एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। यहां बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो अच्छा बताओ, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, ये जीरो से क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहती है ना बेटा। तो हमने एक यहां मान लिया, एक मिनिमम एनर्जी मान ली, ये इसकी मिनिमम एनर्जी मान ली। बताओ बेटा, सब लोग बताना, यहां पे कौन सा कंफर्मेशन होगा? ये एनर्जी एक्सिस है, यहां क्या होगा? ये होगा आपका इक्लिप्स। यहां क्या आ गया? स्टैगर्ड। यहां क्या आ जाएगा? इक्लिप्स। यहां क्या आ गया? यहां क्या आ गया? यहां क्या आ गया? और यहां क्या आ गया? यहां तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अच्छा सुनो ध्यान से, ये कौन सी थी? इक्लिप्स। और ये अब इक्लिप्स से स्टैगर्ड जा रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं घुमा रहा हूं, घूमता हुआ नजर आ रहा है क्या? आया नजर? थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा था क्योंकि थीटा टेंड्स टू जीरो। इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने में क्या इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बोलो ना। हाँ बहुत ज्यादा। इसके बीच में जितने भी कन्फर्मेशंस बन रहे हैं, जितने भी कन्फर्मेशंस बन रहे हैं, उनको नाम क्या दिया गया है? एनीवन? क्या बोला गया है? इसके बीच में तो बहुत सारे कन्फर्मेशन, देखिए ना, बहुत सारे कन्फर्मेशन बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं? नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो बताओ, अब बताओ, मिनिमम स्टेबल, मिनिमम स्टेबल इक्लिप्स, मैक्सिमम स्टेबल, इनके बीच में स्क्यू फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अब आप मुझे लिखवा दो ये ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवा दो। बताओ स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन आएगा? सबसे आगे आपने ले दिया स्टैगर्ड। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा स्क्यू। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इक्लिप्स। एनर्जी का ऑर्डर लिखवा दीजिए। क्या आएगा? इक्लिप्स। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? स्टैगर्ड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बहुत आसान है। एस फॉर स्टेबिलिटी, एस फॉर स्टैगर्ड सबसे आगे, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर इक्लिप्स सबसे आगे। इज इट क्लियर? और बीच में क्या आएगा? स्क्यू। बीच में क्या आएगा? स्क्यू। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब मेरे क्वेश्चन का और जवाब दो। ध्यान सुनना, इसी को सुनना बेटा। पूरा एकदम 1.5 पेज लिखा है, सामने खुला हुआ कंफर्मेशन शायद 1.5 पेज लिखा है एनसीईआरटी ने। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ डाइहेड्रल एंगल अभी कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पानी बाद में पीना बेटा। हाँ मुझे प्यास लगी है। डाइहेड्रल एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। अब सुनना, ये मिनिमम स्टेबल है और ये, चलो अब हम इसको 360 डिग्री, 360 डिग्री घुमाने जा रहे हैं। 360 डिग्री घुमाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। बताइए ये अभी कौन सा है? 0 डिग्री। 60 डिग्री घुमाए तो कौन सा हो गया?
स्टैगर्ड। अब नोट भी करते जाना, 60 डिग्री पे क्या बना है, स्टैगर्ड। फिर 60 घुमाया, कितना हो गया 120, फिर घुमाया कितना हो गया स्टैगर्ड, कितने बना 180, फिर 60 डिग्री घुमाया, इक्लिप्स कितने पे 240, 240, फिर घुमा दिया हमने कितने पे 300, फिर घुमा दिया बोलो 360 पे, फिर वापस से क्या गया इक्लिप्स। आप देख रहे हो ना 0 डिग्री इक्लिप्स, 60 पे स्टैगर्ड, 120 पे क्या फिर से इक्लिप्स, 180 पे स्टैगर्ड, 240 पे इक्लिप्स, 300 पे स्टैगर्ड एंड फिर 360 पर इक्लिप्स। यहां तो बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हूं मैं कि बताओ इक्लिप्स किस किस डिग्री पर बना है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, स्टैगर्ड किस किस डिग्री पे बना है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर इथेन आल्सो, द मिनिमम, ध्यान सुनो, मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंगल वो सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा 60 डिग्री। क्या होगा 60 डिग्री। क्या इसका डायरेक्टल एंगल भी है। फिर से क्वेश्चन सुनना, आप दो रैपिड फायर राउंड पूछने जा रहा हूं जितना आप समझ चुके हो। मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन के लिए एंगल ऑफ रोटेशन। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल वापस से 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल 60 पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल 60 पे मिनिमम, देन 60 पर मैक्सिमम। क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आई थिंक हमने एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके सामने इथेन का आपके सामने बोल दिया है, जाके आप लोग इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी से, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। इज इट क्लियर। चलो साहब, अब आता है नॉर्मल ब्यूटेन, और मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूं नॉर्मल ब्यूटेन अपने एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी इससे क्वेश्चंस आए हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर भी इससे क्वेश्चंस आए हैं, आइए इसको ध्यान समझते हैं। मास्टर की एनर्जी का सोर्स क्या है, चाय, ठीक है ना। उम्र मेरी 5000 साल है, जानते हो कुछ लोग। हाँ, तो ये इसी का राज है। हाँ, तो इसलिए बोले तुम लोग रंगीन पानी मत पिया करो, वो नुकसान करता है, वो क्या होता है लीवर खराब करता है, प्लीज डिस्कार्ड दैट। हाँ, अच्छा वापस आ जाओ, बात मिला नहीं, बस शुरू हो जाओ बात करना। इधर आओ बेटा, कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। बेटा बहुत टफ टास्क है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 15 दिन मेरी नींद उड़ चुकी है। मतलब स्थिति ये हो रही कल का, मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं थोड़ा पहले चला गया था, इसलिए गया था क्योंकि मेरा वहाँ पे एक मीटिंग था। यहाँ से भागते हुए मीटिंग पे गए, वहाँ मीटिंग चली, मीटिंग चलने के बाद तुरंत घर भागे, घर भागते ही बस खाली जल्दी 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 रोटी खाई। रोटी भी आजकल ऐसे खाना हो रहा है कि रोटी मुंह में जा रही है, पानी से अंदर लेके जा रहे हैं, इतना मस्टिकेशन के लिए टाइम ही नहीं है। बता रहा हूँ इसलिए, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, फिर क्लास, उधर एफटीपी की क्लास, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां शाम को क्लास, वो क्लास, फिर उनके बारे में सोचना है, वहां का मैटर, यहाँ के बारे में, ये सोचना पड़ता है मैटर। नॉर्मल क्लास में सोचना नहीं पड़ता है। नॉर्मल क्लास में तो हाँ हमें पता है, क्लास है आराम से बोल के आएंगे, यहाँ सोचना पड़ता है कि एक शब्द कौन सा बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, कैसे। हाँ, जब बच्चे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देने लगते हैं तो जो शब्द हम सोच के आते हैं कि नहीं बोलेंगे वो भी बोल जाते हैं हम, समझ रहे हो ना। हाँ, वो डिपेंड करता है। तो हाँ, नमस्ते। तो अब देखिए ये है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन की मैं अगर आपसे बात करूं तो कंफर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर नॉर्मल ब्यूटेन में पूछा जाए तो दो तरह के कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो। पहला C1 C2 के अराउंड भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, C1 C2 और C3 C4 क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बोलो चाहे इधर से 1 2 करो, चाहे इधर से 1 2 करो, कैसे हैं आइडेंटिकल। लेकिन C2 C3 क्या है, डिफरेंट है। C2 C3 क्या है, डिफरेंट। दोनों तरफ से इसके C1 C2 के अराउंड भी पॉसिबल है और C2 C3 के अराउंड भी पॉसिबल है। अगर वो कहता है C1 C2 के अराउंड करो तो हम उसके अराउंड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत आसान होता है, आपको शायद चीजें पता होंगी। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे क्या मान लिया हमने, फ्रंट, इसे क्या मान लिया हमने, बैक। और ये आपको पता है, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग रिपीटर्स हो ना। हाँ, तो आप, तो ये फ्रंट को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, डॉट से, और इसको किससे दिखाते हैं, सर्कल से। तो फ्रंट में देखो डॉट पर 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए,
बैक पर 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए, समझ में आया बेटा? इस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। अब समझना मेरी बात, यहां पर भी हम वही कर सकते हैं। इधर देखो, हमने अगर C2C3 से करना है तो C2C3 को बना लो। एक को बना लिया मैंने फ्रंट और एक को बना लिया हमने बैक। मान लो ये फ्रंट है और ये क्या है, बैक है। फ्रंट पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको? ये फ्रंट मान लो, ऐसे क्या मान लो, बैक मान लो। तो आपको फ्रंट पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2। एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, और यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? CH3। बैक पर भी कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं बेटा? 2। और यहां पे क्या नजर आ रहा है बेटा? CH3। इसे बोल दिया हमने फ्रंट और इसे क्या बोल दिया, बैक। और यहां पे क्या रख दिया मैंने, मेरे नैना, मतलब आंखें। क्या है? आंखें। तो यहीं से देखना है हमें, यहीं से देखना है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, दिस इज द फ्रंट, यहाँ लो, ये क्या है, दिस इज द फ्रंट, और ये क्या हो गया हमारे सामने, बैक। ये हो गया फ्रंट और ये क्या हो गया, बैक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो फ्रंट पर आपको क्या नजर आ रहा है, कितने हाइड्रोजन? 2। और एक क्या नजर आ रहा है, मिथाइल। बैक वाले पे भी क्या नजर आ रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। अब समझना ध्यान से, हम इससे समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हाइड्रोजन लगा दें, थोड़ा सा मत लगाइए सर, पूरा लगा दीजिए हाइड्रोजन। चलो, सबसे पहले हम वो कंफर्मेशन ड्रॉ करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, पूरी लाइन चलती रहेगी, एक बार समझना। सबसे पहले हम वो कंफर्मेशन ड्रॉ करते हैं जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे को ढक ले। आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे को ढक ले। क्या रेड ने रेड वाले को ढक लिया है? क्या व्हाइट ने व्हाइट वाले को ढक लिया है? क्या क्या कंप्लीट आइडेंटिकल ग्रुप ने पीछे वाले ग्रुप को पूरी तरह से ढक लिया है? क्या दिस इज कॉल्ड एज क्या, फुल्ली इक्लिप्स। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स। हमने आपको डाइहेड्रल एंगल में बोला था, द एंगल बिटवीन टू प्लेन और द एंगल बिटवीन टू मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ध्यान सुनना, यहां पर 2 मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपको कौन से नजर आ रहे हैं बेटा? रेड वाले, मिथाइल वाले। इनके बीच का एंगल क्या है? तो इसका डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। मैं पूछूं फुल्ली इक्लिप्स का डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब चाहे मान लो ये फ्रंट है और ये बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा लो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो, कैसे भी कर सकते हैं। मानो मैंने फ्रंट को कांस्टेंट किया और बैक को घुमा लिया। ध्यान सुनना, हमने इसको घुमाया 60 डिग्री पे। क्या घुमा दिया? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री पर ये कौन सा कंफर्मेशन आपको नजर आएगा? स्टैगर्ड जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। लेकिन ये भी देखो स्टैगर्ड जैसा नजर आ रहा है, और ये भी आपको कैसा नजर आ रहा है? स्टैगर्ड जैसा नजर आ रहा है। लेकिन दोनों में रेड रेड वालों की क्या है बेटा? बोलो। ओरिएंटेशन अलग अलग है कि नहीं बेटा? बोलो। तो यहां एक नया नाम आया जिसे हमने बोल दिया, कौन सा फॉर्म? गॉच फॉर्म। वो स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें बल्कि ग्रुप या मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पर होते हैं, उसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं? गॉच फॉर्म। क्या बोलते हैं? गॉच फॉर्म। क्या अब सामने वाले ने पीछे वाले को ढक लिया है कि नहीं ढक लिया है? लेकिन क्या आइडेंटिकल ग्रुप ने ढका है कि अलग अलग? तो फुल्ली ढका है कि पार्शियल ढका है? तो फुल्ली इक्लिप्स है कि पार्शियल इक्लिप्स है? दिस इज कॉल्ड एज क्या? पार्शियल इक्लिप्स। इस समय डाइहेड्रल एंगल कितना था? 0। कितना गॉच में आया? पार्शियल इक्लिप्स में 120। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ, क्या ये भी स्टैगर्ड जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल्कि ग्रुप पास पास हैं कि एंटी हैं एक दूसरे के? नाम क्या हो गया? एंटी, या इसे हम स्टैगर्ड नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? चलो वापस से एक 360 पूरा घुमा के देखते हैं। बात सुनना, नाम बताना। बताओ, पूरे सब लोग फोकस रखना, क्वेश्चन अपने आप में बनेगा। बताओ ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज फुल्ली इक्लिप्स। एंगल के साथ बताओ। 0 डिग्री। पूरी क्लास बताएगी। ये गॉच एंगल 60 डिग्री। बताओ ये एंगल 60-60 जोड़ते जा रहे हो ना? ये एंगल, यहां तक का खेल हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ये पार्शियली इक्लिप्स एंगल 180 में 60 जोड़ दो, 240। कितना हो गया? 240। बताओ ये क्या हो गया? एंगल 300। पूरा एक 360 घुमा रहा हूं। बताओ ये वापस से एंगल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? तो ये पूरा हमने आपको घुमा दिया। अब हम आपसे ये बात कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना,
मेरी बातों को, दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसे कौन से ऐसे दो हैं, मेरी बात सुना ध्यान से, ऐसे कौन से इसमें दो हैं जिसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम है? एबीसीडी में बताओ। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होता है? ग्रुप के बीच का कि बॉन्ड के बीच का? वेरी गुड, बॉन्ड के बीच का। ऐसे कौन से जिसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम है? ए और सी। ए और सी में टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या है? मैक्सिमम। ऐसे किसमें है जिसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन को ऑलमोस्ट जीरो है? नहीं बेटा, जान लो, नहीं एंटी का ग्रुप को जब देखोगे नहीं, तुम ग्रुप को जीरो कर दो, ग्रुप को हटा दो, तो तुमको बी इक्वल टू डी नजर आएगा। इफ ग्रुप, सारे ग्रुप को हटा दो तो बी और डी एक जैसे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? बोलो। और इस केस में हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन मानते हैं ऑलमोस्ट जीरो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम किसमें हो गया? ए और सी में। और मिनिमम किसमें हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सियनल स्ट्रेन ए और सी की स्टेबिलिटी, बोलो बेटा, बी और डी से क्या होगी? कम होगी। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सिनल स्ट्रेन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सिनल स्ट्रेन हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि बी और डी इज मोर स्टेबल देन ए और सी। हम कंप्लीट नहीं बता सकते। तो कंप्लीट बताने के लिए अब किसको लाना पड़ेगा? स्टेरिक स्ट्रेन को। किसको लाना पड़ेगा? अब पहले एसी को देख लेते हैं, फिर बीडी को देख लेते हैं। ए और सी को देखो, बताओ ए और सी में ज्यादा रिपल्सन कहां नजर आ रहा है? क्या यहाँ बड़े बड़े ग्रुप पास पास नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे बेटा? क्या यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो बताओ सबसे पीछे कौन चला गया? ए के बाद क्या आएगा? सी। ये तो हम पहले ही बता चुके, ए सी बी और डी से क्या होगा? पीछे होगा। चलो साहब, इसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं तो बी और डी में डिसाइड करो बेटा। बी और डी में बताओ, ये बी है और ये डी है, मतलब बी में एक ग्रुप क्या आपको 60 डिग्री पे नजर आ रहे हैं, और डी में एक ग्रुप आपको कितने नजर आ रहे हैं? 180। रिपल्सन सबसे कम कहां है? तो बताओ ए सी, इसके बाद क्या आएगा? बी, और सबसे आगे क्या होगा? डी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन आपने इसको डिसाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन आपने एसी और बीडी को डिसाइड कर दिया। ऑर्डर लिखवा दो। अब स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन आएगा? सबसे आगे आ गया एंटी। एंटी के बाद गॉज, के बाद क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, पार्शियली इक्लिप्स आ गया। दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स आ गया। अच्छा, एनर्जी के बारे में क्या होगा? उल्टा कर दे, उल्टा, तो आगे क्या जाएगा? फुल्ली इक्लिप्स, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, फिर क्या आएगा? गॉज के बाद फिर क्या आएगा? क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन बेटा, जब बॉन्ड पास पास है ना, पास पास है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी बाकी से क्या होगी? कम होगी। इज इट क्लियर? बताओ बेटा, द एंगल ऑफ रोटेशन मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल जाने के लिए कितना होगा? मिनिमम से मैक्सिमम जाने के लिए 180 डिग्री। ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। कोई बात नहीं बेटा, अरे बात कैसे नहीं है, इधर आओ। नहीं, उसकी बात कर रहा हूं। ये मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल कितना होगा? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल 180 डिग्री। अगला, मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल 360। 180 में मैक्सिमम होगा, फिर 180 में मिनिमम होगा। अगला, मैक्सिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल 360। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आई थिंक ये सारी भी चीजें आपको क्या हो चुकी हैं? क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। जनरली जनरली antiform is more stable than gauge form. Very good. Generally मतलब not always. Antiform is more stable than gauge form, but in some cases gauge form may be more stable than antiform. तो वो स्पेशल केस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यहां से इथाइलिन ग्लाइकॉल का एग्जांपल आ चुका है। तो लिखा हुआ है, इन सम केसेस गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कई प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ग्रुप अगर आपके सामने हैं, बताओ बेटा, ये यहां पर आपके सामने बताया, ये पास पास क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। ये पास पास इसलिए नहीं रहना चाह रहे हैं क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। अगर इनमें कुछ कुछ हो जाए तो क्या करूं, है कुछ कुछ होता है, अरे ना, तो फिर क्या बताओ, दूर रहना चाहेंगे कि पास रहना चाहेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन, देखो कितने अच्छे से समझ में आ गए इन सबको। तो ध्यान सुनना, अगर इनके बीच में क्या करूं, हाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में आ जाए तो बेटा गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। बस इतना याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या हो सकता है? एफ हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है और Cl हो सकता है। अरे बोलो ना, क्या क्या हो सकता है बताओ? F हो सकता है, A फॉर एल्कोहल या A फॉर एमाइन हो सकता है, N फॉर नाइट्रो हो सकता है, बोलो ना, A फॉर एल्डिहाइड या एसिड हो सकता है, बोलो है ना। यानी कहने का मतलब है, अगर ये ग्रुप इस पर फना हो जाए, ये ग्रुप इस पर फना, फना मतलब जानते हो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये ग्रुप इस पर फना हो जाए, लेकिन बेटा फना आज मत होना, फना कल होना, फना कल होना। यानी एक Cl वाला एग्जांपल लोगों बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है अगर ये ग्रुप आ जाए। लेकिन याद रखना, प्रोवाइडेड दैट, ये हमने एग्जांपल तभी लिखा है जब एक ग्रुप को मैंने किससे फिक्स कर रखा है? OH से, केवल G को बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं? G को। फना कल में से कोई भी ग्रुप आ जाए तो गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ये देखो बेटा, क्या एक OH है इसमें, दूसरा G= क्या है? OH। इसका क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, या क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। यहां तो क्या है? क्या करूं है, IMH होता है। IMH का मतलब क्या हो गया? IMH का मतलब होता है इंट्रा। हम जहां पे भी इंट्रा आएगा वहां पे IMH लिखेंगे, तो सर इंटर के लिए पूरा इंटर लिखेंगे क्योंकि IMH ज्यादा आता है हमारे, तो इसे हो गया, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या हो गया बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो क्या इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है कि नहीं बेटा, बोलो। लेकिन क्या इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो पाएगी यहाँ पे? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म। यहां तो कोई डाउट है कि नहीं? क्या होना चाहिए? किसी प्रकार का अट्रैक्शन होना चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो खत्म, क्वेश्चन करते हैं अब। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए लालायित है, कृपया इसका लुत्फ उठाइए। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीखने के लिए। हाँ, मैं मेरी नजरिए से देखो, जैसे आप उस ये बनाकर नहीं देगा, ये खुद मैंने बना के लाया हूं। Which one of the following is the most stable conformation of 2,3-butene-diol? तो हमें सबसे पहले पता चल गया, ऐसा कंफर्मेशन देखना जिसमें इसके बीच में क्या हो? गॉच में हो। कैसा हो? गॉच। दो OH किस पे होने चाहिए? गॉच पोजीशन पे। ऐसा कौन सा है जिसमें गॉच नहीं है? सेकेंड ऑप्शन। सबसे पहले हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, यहां पे भी गॉच, यहां पे भी गॉच, यहां पे भी गॉच। यानी गॉच ओरिएंटेशन के कारण केवल एक ही ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाए हैं। बोलो, अब OH डिसाइड नहीं कर पाया है तो अब कौन डिसाइड करेगा? अब ये डिसाइड करेगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, नॉर्मल ब्यूटेन और इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? मिथाइल पास पास की दूर दूर, दूर दूर कहीं नजर आ। अच्छा बताओ, यहां क्या है? यहां कैसे नजर आ रहे हैं? ये क्या हो गए? पास पास, ये कट गया। क्या यहां पे भी क्या हो गया? पास पास, ये भी हट गया। बताओ, क्या ये आपके सामने कैसा नजर आ रहा है? तो यहां पर दोनों चीजें आपको नजर आ रही। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? क्या IMH OH गॉच को और मिथाइल मिथाइल एंटी को, दोनों अपने ही मैक्सिमम स्टेबल ओरिएंटेशन में आ चुके हैं कि नहीं? दिस इज द आंसर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दिस इज द आंसर। कोई डाउट की? बेटा देख लो, मैं इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन पर तुरंत जवाब दो, तुरंत जवाब दो। आंसर नॉर्मल ब्यूटेन का, देखो मैंने क्या बोला था, नॉर्मल ब्यूटेन। वेरी गुड। क्या होने चाहिए? एंटी। दिस इज द एक क्वेश्चन, एक सेकेंड। इथाइलिन ग्लाइकॉल कौन सा? थर्ड, गॉच ओरिएंटेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? क्वेश्चन अपने आप ऐसे एग्जाम में आएंगे, आप चिंता मत करो। देखो क्वेश्चन आया 17 में भी आया है, 16 में भी आया है, मतलब कितने सारे क्वेश्चन कंफर्मेशन से, और पक्का इस साल मुझे लगता आएगा। 1.5 पेज लिख रखा है उसने।
The correct statement regarding the comparison of staggered and eclipse. The staggered conformation of ethane is less stable. The eclipse conformation of ethane is more stable. इतने पे खत्म. The eclipse conformation of ethane is more stable. ऑप्शन बनाना ही नहीं जान रहा है वो. The staggered conformation of ethane is more stable than eclipse conformation because staggered conformation has no torsional strain. यार उसने एक चीज और बता दिया कि स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन 0 होता है. कई बच्चे आके लड़ जाते हैं, सर बताओ टॉर्शनल स्ट्रेन 0 के थोड़ा थोड़ा तो, अरे उसने लिख दिया है इसलिए बोल देता हूँ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 0 बोल देता हूँ. चलो साहब, with respect to the conformation of ethane which of the following statement is true? Bond angle remains same but bond length change. Bond angle change but bond length remains same. Bond angle, both bond angle and bond length change. Bond length, both bond angle and bond length remain same. हा. अरे बोलो, चेंज तो वो होता है कौन? डाइहेड्रल एंगल. इज इट क्लियर? चलो साहब अगला आ जाओ. ये रिसेंट 2021 में डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंफर्म मीथेन क्या होगा? बोलो 0 डिग्री. बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोलो बोलो. अच्छा, एक चीज की बात, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं इस पे बात भी नहीं करूंगा ज्यादा, एक लाइन लिख के निकल जाऊंगा. कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का नाम सुना है आपने? चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, है ना? और बोलो हाफ चेयर फॉर्म. पक्का? स्टेबिलिटी का थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि हम रटते हैं भूल जाते हैं. तुम लोग क्लास टेस्ट कब है? क्लास टेस्ट भी है, क्लास टेस्ट भी है, पढ़ाई कर लो. क्या बोला? बस हो गया, इतना ही है, यही ऑर्डर है. क्लास टेस्ट भी है, पढ़ाई कर लो. पढ़ाई तो तुम्हें करना है, हमारा आंसर नहीं से आ गया. सी फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर, सीधे लिख रहे बेटा. स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे, मैंने क्लास में, अगर आपको इसका डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे क्लास लेक्चर को जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां मॉलिक्यूल के साथ मैंने समझाया है, विथ रीजन समझाया है, बट यहां वो बात नहीं कर सकते हैं. तो सी फॉर क्या होगा? चेयर फॉर्म हो गया. टी फॉर क्या होगा? ट्विस्टेड बोट फॉर्म हो गया. ट्विस्टेड बोट फॉर्म हो गया. बी क्या हो गया? बोट फॉर्म हो गया. और एच का मतलब क्या हो गया? बस, इससे ज्यादा हम कुछ बोलने वाले नहीं है. हाफ चेयर फॉर्म. अगर तुम चाहते हो नहीं सर थोड़ा और बोल दो तो बस इतना बता देता हूं कि ट्विस्टेड बोट फॉर्म जो होता है ये कायरल होता है. कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें ना ही पॉस होता है ना ही कॉस होता है. नो पॉस नो कॉस, ऑप्टिकली एक्टिव होता है. लेकिन इतना लेवल वो अपना नहीं लेके जा पाएगा, उसको भी नहीं आता होगा. ऑप्टिकली एक्टिव, अब याद हो जाएगा ना क्लास टेस्ट. सीटीबीएच कैसे याद करोगे? सीटीबीएच, कई बच्चे कह रहे सीटी बजाना है, सीटी बजाना है, कैसे भी देख लो, क्लास टेस्ट भी है. जब मैं पढ़ता था क्लास 12th में अपने, तब मैंने ट्रिक बनाई थी, क्लास टेस्ट भी है. फिर कोटा में मैंने इसको अप्लाई किया एज ए टीचर. अब ये बहुत फेमस हो गया है, अब कई जगह दिख जाता है क्लास टेस्ट भी है, ठीक है ना, तो अब दिख जाता है यहाँ पे. चलिए बेटा, ये चीजें हो गई आई थिंक. देखो मैंने चाय ठंडी कर ली, कोई बात नहीं. अभी तक तुमने पानी नहीं पिया? भगवान देख रहा है ऊपर से. तुम्हारा एक क्वेश्चन बोनस हो गया, एक क्वेश्चन प्लस 5 मिलेंगे तुम्हें नंबर. और ब्रेक में क्या कर रहे थे? जाओ. देखो एक चीज मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, जिस बच्चे ने ईमानदारी से ये पूरा का पूरा सेशन अटेंड कर लिया मेंटली रूप से पूरा, मैं कह रहा हूं ये मेरी गारंटी है कि एग्जाम में बैठोगे ना तो जब क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो वो पॉइंट जो मैं चीजें बोलूंगा ना वो घूम घूम के वही टिक कराएंगे. अभी क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं मैं वहां से, इंद्रप्रस्थ वाले रेट, और रियली कह रहा हूं कि अभी टेस्ट हुआ है, उस क्रैश कोर्स में से जिन बच्चों का मतलब कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, मैं आपको बाहर शो कर दूंगा, मैसेज दिखा दूंगा, मेरे को रोज अपडेट आते हैं उस बच्चे के और भी बच्चों के, उन्होंने कई बच्चों ने 600 प्लस स्कोर करना शुरू कर दिया है, 600 प्लस. लेकिन हाँ वो डे 1 से लगे रहे हैं, डे 1 से. तो आपको भी डे 1 से लगे रहना है. ये 2 महीने का जो समय है ना, इसमें एक एक दिन भी खराब मत करना.
एक दिन खराब हो गया मतलब एक हफ्ता खराब हो गया, ये मान लेना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी क्लास में जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने चीजें सुन ली ना, तुमने जवाब दे दिया ना, तो अब ये तुम्हारे लिए समझ लो कि तुमने 1 घंटे में पूरा टॉपिक क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस पे। ऐसे पूरी ऑर्गेनिक में मैक्सिमम चीजें हम जब अभी रिएक्शन वाला पार्ट आएगा वहां पे देखना मैं आपको कैसा जादू सिखाता हूं, कैसे मैं बहुत सारे रिएक्शन आपके सामने लिखूंगा, बेटा इससे ए से बी, बी से सी, सी से डी। तुम कहोगे अरे सर ये तो मैं खुद जवाब दे रहा हूं, मैं बोलूंगा और तुम जवाब दोगे, लेकिन उसको जानने के लिए ये भी जानना जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो नाउ ध्यान सुनना बेटा, दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, दो कन्फर्मेशनल को ट्रू आइसोमर नहीं बोलते थे, नॉट ट्रू आइसोमर। उसके पीछे रीजन ये था कि ये रूम टेम्परेचर पे चरखा घूमता रहता था। यस प्लीज कम। ये रूम टेम्परेचर पे चरखा घूमता रहता था। तुमने सोचा रेड के सामने रेड आएगा तो इसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। जैसे रेड के सामने रेड आया, तुम इसके पास पहुंचे तो ये वाला बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? जब इसको आइसोलेट करना चाहे तो ये वाला बन गया। यानी कहने का मतलब एक फार्म को दूसरे फार्म पे हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो रहे थे, एक दूसरे में मतलब बहुत फास्ट से चेंज हो रहा था। तो जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाए वो आइसोमर ट्रू हमारे नहीं थे। रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते बेटा, फ्रिज पे टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कर लो ना, लो आराम से कर लो। इधर देखो, ये देखो, मैं ऐसे आया, अरे फ्रीज हो चुका हूं, ले जाओ उठा के जहां लगाना है लगा लो म्यूजियम में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन रूम टेम्परेचर पे लो फ्रिज को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो सब। लेकिन ये है दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से अलग है, स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट अलग है। हेंस दे कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इनको रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं और ये ट्रू आइसोमर होते हैं। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ ग्रुप इन स्पेस, वहां पे भी था डिफरेंट अरेंजमेंट। अरे बेटा क्या बाहर दे, इधर खड़े जाओ। यस यू। अरे भैया आप मूछ वाले क्या देख रहे हो वहां पे? नहीं तुम वहां देख रहे हो, ईमानदारी से बताना। आई लाइक ईमानदार पर्सन। तब क्या नाम बेटा आपका है? ऐसे कर रहा कुंदन। कहां से कुंदन? इतनी लंबी लंबी मूछें कुंदन की, कह रहा है कुंदन। मैं लगाता हूं यहाँ पे चंदन। कहां से हो? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? बिहार में कहां से? बैठो बेटा बैठो बैठो। चलो आ जाओ। पटना गया था मैं अभी कुछ महीने पहले, गांधी मैदान में। वहां पे ठीक है ना, बापू सभागार है ना, बापू सभागार में गया था, एक मतलब फंक्शन करने गया था मैं। आज वापस आ जाओ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अरे कुंदन इधर देखो बेटा। बेटा नॉन स्टॉप जानते हो, जब अपन कोई बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर बच्चे नोट करते हैं ना, तो उस दौरान टीचर को थोड़ा सा गले में क्या मिल जाता है, रिलैक्स कर लेता है। बट आपको पता है कि ये जब से आया हूं मैं बोल ही रहा हूँ, तो मसल्स बहुत खींच जाती हैं। तो थोड़ा सा क्या है, जब तुम लोग का अटेंशन टीचर की तरफ रहता है ना, तो वो अपने उस पेन को भूल जाता है, टीचर उस पेन को भूल जाता है। और अगर आता भी है तो उसको एकदम इग्नोर कर लेता है। समझ? तो तुम ही तो हमारी ताकत हो यार, इधर आ जाओ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम आपसे बात करें, तो कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, यहां एक टर्म क्या आ गया बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। बहुत ध्यान समझना, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ड्यू टू, बोलो ना, हाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट रिस्ट्रिक्ट। अभी हमने आपको फ्री रोटेशन बता दिया था कि नहीं बता दिया था? इसे क्या बोला था मैंने, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रोटेशन। ये क्या था हमारे सामने का, दिस इज द फ्री रोटेशन। और हमने बोला अब यहां ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाइप, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाइप बॉन्ड, कोई बात नहीं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड यहां क्या होगा, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बताओ ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। दोनों रेड एक दूसरे के अपोजिट है। इस समय मैंने घुमाने का प्रयास किया, दोनों रेड एक तरफ आ जाए, क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ा, कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, कोई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, यहां पाई बॉन्ड को तोड़ दिया,
मान लो हाई टेम्परेचर पे, फिर वो बनेंगे तो फिर बन सकता है। तो क्या है, दोनों सेम साइड में आगे कि नहीं आगे? बोलो ना। अब इसको कहा तुम वापस जाओ, हाँ, दोनों रेड सेम साइड वो हैं तो वही रहेंगे, दोनों रेड अपोजिट साइड हैं तो वही रहेंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड नहीं है। साइक्लिक सिस्टम में देखा, साइक्लिक सिस्टम ध्यान सुनना, दोनों रेड सेम साइड में है, मैंने कहा घुमाने की कोशिश किया, ये यहीं रहेंगे, हमें इसको अपोजिट करना है तो बॉन्ड को तोड़ कर क्या इधर ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी, क्या दोनों एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकते हैं? हाँ, सिस को ट्रांस से सेपरेट किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो ये हमारे सामने है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। अब हमने इसको बहुत कंसाइज कर दिया है, एक पेज में खत्म कर दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम आखिर हैं कौन कौन से। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम की बात करें तो सुना ध्यान से, ये दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एक को बोल दिया डबल बॉन्ड सिस्टम और एक को बोल दिया हमने साइक्लिक सिस्टम। डबल बॉन्ड सिस्टम में क्या क्या है बहुत ध्यान समझना, एल्कीन, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? ऑक्साइम, ऑक्साइम नाम सुना होगा आपने, याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया या इसके डेरिवेटिव से पढ़ा होगा आपने, तो वहां ऑक्साइम के साथ रिएक्शन कराया होगा, वो हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन कराया होगा तो पानी निकल के क्या बनता है? ऑक्साइम। तो सी डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं ऑक्साइम। हमें तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? OH को हटाकर H या R लगा दो, क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन, इमीन बोलते हैं, इमाइन बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आया? और अगला क्या है? एजो कंपाउंड। क्या है? एजो कंपाउंड। देखो जहां N डबल बॉन्ड N, इसे क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? तो कौन कौन से डबल बॉन्ड सिस्टम हो गए? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कौन सा सिस्टम कहलाएगा? एल्कीन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ OH, ऑक्साइम। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ H या R, इमाइन। कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्या बात क्लियर हो गई? ये हमारे हैं जहां पे GI की बातें होती हैं, जहां GI की बातें होती हैं। दूसरा देखो साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में बात करें तो साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन देखेंगे क्या है? साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन। यहां साइक्लो एल्केन में ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक बॉन्ड में फिर इसको घुमाना आसान नहीं है। और स्पेशल केस होते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन, क्यूमिलीन एंड स्पाइरो कंपाउंड, बट दिस इज नॉट इन NCERT, NCERT में नहीं है। ठीक है मेरा, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा। ये हमारे पास केस आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड सिस्टम की चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करते हैं, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की क्यों बात करते हो? अब कोई भी दो एटम ले लो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं आपके सामने, तो बस आपको यह चीज याद रखना है GI शो करने के लिए कि जो ये आपके सामने sp2 कार्बन है, कौन सा कार्बन है, इस पर जो ग्रुप लगे हैं वो सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर AB है तो ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इधर क्या है? अलग अलग, इधर भी क्या है? अलग अलग, GI शो करेगा। चलो हम, मैं अब ग्रुप बना रहा हूं, आप बताना GI शो करेगा कि नहीं करेगा। बताओ, C डबल बॉन्ड C, इधर है A, इधर है B, इधर है A, इधर है X, क्या शो करेगा? जब आजू को देखो तो बाजू को मत देखो, और जब बाजू को देखो तो पता नहीं चलना चाहिए कि पड़ोस में कोई है, जब इसको देखो तो उसको मत देखो। इज इट क्लियर? ये अलग अलग और ये भी क्या है? अलग अलग। GI शो करेगा क्या? GI शो करेगा। चलो बेटा बताओ, C डबल बॉन्ड C, इधर है A, इधर है B, इधर है X और इधर है Y, क्या GI शो करेगा? अलग अलग, अलग अलग, ये भी GI शो करेगा। वेरी गुड, जवाब दे रहे हो। चलो बेटा, C डबल बॉन्ड C, ध्यान सुनना बेटा, इधर है आपके सामने, इधर है आपके सामने A, इधर है B, इधर है A, इधर है B, क्या शो करेगा? अरे इधर भी तो अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग नहीं, हमें इसको देखना है। sp2 कार्बन पे तो क्या दोनों ग्रुप सेम सेम आ गए कि नहीं आ गए? और किसी एक कार्बन पे भी ग्रुप सेम आ गए तो फिर दूसरे को देखने की जरूरत ही, ये GI शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा?
इसी पे आधारित हमें क्वेश्चन को क्या है। तो ये हो गया डबल बॉन्डेड सिस्टम में। डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो एटम है डबली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ एटम है, उस पर ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट। यहां तो कोई डाउट, नो डाउट। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। जीआई इन साइक्लिक सिस्टम, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीआई इन साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो, बी है क्या, साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्केन में जीआई का कंडीशन क्या है, बोलो एनीवन। साइक्लो एल्केन में, यस, हाँ तुम लोग भी बोला करो यार, चुप क्या हो गए हो। पता है ना साइक्लो एल्केन में, साइक्लो एल्केन में जीआई शो करने का तरीका ये है कि साइक्लो एल्केन कितने भी कार्बन का हो सकता है, अरे बोलो ना, मिनिमम 2 sp3 कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम, बोलो ना। तो अपन लिख सकते हैं मिनिमम 2 sp3 कार्बन एटम should have two different एटम और ग्रुप, 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप। यानी किसी भी साइक्लिक सिस्टम में, क्वेश्चन आएंगे इसके बाद अभी खूब सारे, किसी भी साइक्लिक सिस्टम में कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऐसा एटम होना चाहिए, रिंग का जिस पर डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो रही बेटा? ये खत्म, साइक्लो एल्केन खत्म। 2 से ज्यादा हो चलेगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। अब साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं। अच्छा बताओ, साइक्लो एल्कीन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करने जा रहा हूं, मान लो मैंने ऐसे ही बना दिया, तो साइक्लो एल्कीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, डबल बॉन्ड सिस्टम एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम। अरे बोलो ना, ये क्या है, दिस इज साइक्लो एल्केन, बोलो है ना। ये केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड, बट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये दोनों रूल फॉलो करेगा। लिखा क्या है, साइक्लो एल्कीन कैन शो जीआई along both sigma bond and pi bond, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी और पाई बॉन्ड। यानी सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है साइक्लो एल्कीन के केस में, इसके सिग्मा बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड को भी चेक करना है, इसके डबल बॉन्ड वाले को भी चेक करना है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अब इसकी कंडीशंस क्या है ये याद होनी चाहिए। जीआई अक्रॉस सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कंडीशन सिमिलर टू क्या होंगी, बताओ बेटा, साइक्लो एल्केन। यानी क्या है कंडीशंस, कम से कम 2 sp3 कार्बन, मतलब किसी भी साइक्लिक सिस्टम में आंख बंद करके 2 sp3 कार्बन हाथ में आ जाएं और जिसपे 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप हो, बोल देना जीआई होगा, बोल देना जीआई हो। यहां तो बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? लेकिन जीआई अक्रॉस डबल बॉन्ड की बात करते हैं, और डबल बॉन्ड भी किस तरह का है बेटा, यहां पे एंडोसाइक्लिक जानते हो, जो साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड हो, क्या बोलते हैं, जो साइकिल के अंदर हो, जो साइकिल के बाहर हो, इसे देखो बेटा। अगर हम बात करें, ये कौन सा डबल बॉन्ड है, ये कौन सा डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक है। लेकिन अगर हमने आपके सामने बोला ये कौन सा डबल बॉन्ड है, एंडोसाइक्लिक, तो यहां जो भी बातें कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंडोसाइक्लिक, किसके रिस्पेक्ट में, एंडोसाइक्लिक। बात क्लियर हो रही ना बेटा? तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अभी आपको याद होना चाहिए और आपको अभी याद करके बोलना है मुझे। जीआई अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 से 7 कार्बन है तो वो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 7 कार्बन तक रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड डबल बॉन्ड नहीं होती है। वो मतलब सिस में है, सिस में ही रहेगा, सिस में है, सिस में ही रहेगा, ट्रांस में नहीं जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अरे सिस ट्रांस पहचान लेते हो ना? अभी क्वेश्चंस के थ्रू आपको सब नजर आया, सारा एक साथ क्वेश्चन लेके आना है 2 पेज के बाद। लेकिन 8 कार्बन से फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। कितने कार्बन से? तो फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो गई तो क्या सिस से ट्रांस बनना शुरू हो जाएगा? अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम आएगी, ज्यादा आएगी? 7 से जब 8 में जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी, क्योंकि अभी तो एंगल स्ट्रेन से थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल हुआ है, तो अभी वो ट्रांस में ज्यादा रहना चाहेगा कि सिस में? तो 8 से 11 जीआई तो शो करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सिस की। बात क्लियर हो गई? लेकिन 12 कार्बन या उससे ज्यादा, उसमें जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है, और इतनी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि वो अपने मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, और वो कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। कहां रहेगा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। इज इट क्लियर? चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बताओ, डबल बॉन्ड सिस्टम में क्या देखोगे?
डबल बॉन्ड सिस्टम में क्या देखो, डिफरेंट एटम या ग्रुप, बोलो है ना, जो भी एटम है उसमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? चलो साहब, साइक्लो एल्केन में क्या देखोगे, कम से कम दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट या दो sp3 एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए, खत्म। साइक्लो एल्कीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अराउंड सिंगल बॉन्ड अराउंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाला कंडीशन साइक्लो एल्केन वाला, सिंगल बॉन्ड वाला कंडीशन साइक्लो एल्केन। बात क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाले में एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में क्या कंडीशंस हैं, 3 से 7 कार्बन, नो जीआई बिकॉज ओनली सिस फॉर्म। जीआई तो तब बोलोगे जब सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। बात क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, 8 से 11 जीआई शो करेगा बट स्टेबिलिटी सिस की ट्रांस से ज्यादा होगी, और 12 से और उससे ज्यादा ट्रांस स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बस खत्म, आपको इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सारा हमने 2 पेज में समराइज कर दिया है। इज इट क्लियर? अब आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। Which are the following compound show GI? बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन तो जानते हो ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन, जानते हो ना बेटा। और यहाँ कितने क्या लगा है, यहाँ पे इधर क्या लगा है बेटा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। क्या दोनों ग्रुप सेम सेम हो गए कि नहीं हो गए? यस जीआई कि नो जीआई? तो क्या होगा, ये पहला एग्जांपल, यहाँ पर जीआई शो नहीं करेगा। अच्छा, इधर अगर दिख गया तुमको सेम, तो फिर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट में बताओ, ये जीआई शो करेगा? ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, ये है इथाइल। क्या अलग 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 अलग, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ये जीआई शो करेगा। ये 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, किसके थ्रू, ए वाले के थ्रू कि बी वाले के थ्रू? ये वाले के थ्रू शो करेगा कि नहीं करेगा? इसके थ्रू शो नहीं करेगा। लेकिन क्या इसके थ्रू शो करेगा? इसके थ्रू शो करेगा, बोलो ना। और अगर किसी एक सेंटर के थ्रू भी जीआई हो रहा है तो फिर मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। बात क्लियर हो गई? तो आंसर है ये जीआई शो करेगा। बेहतरीन जवाब। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन करेगा क्या जीआई बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 क्या शो करेगा? कैसे करेगा? H अलग CH3 अलग, H अलग CH3 अलग, sp2 कार्बन देख रहे हो ना बेटा, तो ये जीआई शो करेगा। आईआईटी में आए हुए दोनों क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं अब लिख रहा हूं, नंबर 5 नंबर 6। और आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछो क्यों, बोले पूछो क्यों। वो आपसे आईपीएससी नेम नहीं पूछना चाहता है, फिर भी आईपीएससी नेम पूछना चाहता है। समझ में आया? इससे उसके 2 काम हो गए कि तुम पहले स्ट्रक्चर बनाना जान रहे हो कि नहीं, और जान रहे हो तो फिर तुम जीआई जान रहे हो कि नहीं। तो 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन, तो पहले क्या बनाओगे बेटा, क्या 2 ब्यूटीन बनाया कि नहीं बनाया? ये क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। बोलो 1,1 कहां लगाओगे, किसी भी कॉर्नर पे लगा दो। क्या यहाँ पीएच लगा दूं, क्या यहाँ पीएच लगा दूं? बताओ जीआई शो करेगा क्या? आ? आ? हाँ करेगा। यहाँ तो क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन मिथाइल अलग अलग हो गया क्या? हाइड्रोजन ये ग्रुप अलग अलग हो गया क्या? जीआई शो करेगा। लेकिन जे वालों, ये है 1 ब्यूटीन, क्या 1 ब्यूटीन को तुम ऐसे लिखोगे? अच्छा जैसे तुमने ये लिखा तो क्या 1,1 डाइफिनाइल, तो क्या यहाँ पीएच और यहाँ पीएच लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और लिखते ही ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, तो जीआई शो नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो साहब, यहाँ ज्यादा एग्जांपल नहीं करा पा रहा हूँ, क्लास में तो बहुत सारे एग्जांपल कराए, बहुत सारे एग्जांपल कराए, मोर देन 20। इसमें ये अलग कैटेगरी, वो अलग कैटेगरी। अच्छा ये जीआई शो करेगा क्या? वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा, ये अलग अलग है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, अपना दिमाग मत लगाना, मेरे दिमाग से सोचना। इधर तो अलग अलग है, किंतु परंतु लेकिन, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर इस रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो क्या ऊपर का पोर्शन बराबर नीचे का पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, सेम। क्या मान लेंगे, सेम। या दूसरा तरीका सुनो, या दूसरा तरीका सुनो बेटा, यहां पर एक पॉइंट बोलेंगे जिसे बोलते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बोल देंगे, कॉमन। इस कॉमन पॉइंट तक चल के आओ, इस रास्ते से आओ और इस रास्ते से आओ, दोनों रास्ता सेम सेम की अलग अलग, सेम सेम है कि नहीं? तो हमें ग्रुप को भी क्या मान लेना है, सेम सेम।
तो ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, जीआई शो नहीं करेगा। दिस इज द सेवंथ, जीआई शो नहीं करेगा। ओपिनियन पोल लेने जा रहा हूं, ओपिनियन पोल लेने जा रहा हूं क्लास का, ओपिनियन पोल लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 का जवाब देना है। 1 मिनट, सारे लोग जवाब देंगे, सारे लोग जवाब देंगे। मैं निगेटिव मार्किंग नहीं रख रहा हूं इस क्वेश्चन में। अब तो टिक करके आओगे ना? हाँ, सारे लोग को जवाब देना है। दो ही ऑप्शन है, 50% तुम्हारी संभावना है सही होने की। सब लोग सोच लिए? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि ये जीआई शो नहीं करेगा? 8 वाले हाथ उठाओ, एकदम स्ट्रेट, एकदम आसान, ऊपर समझाया है वो, उसमें भी क्या है, मतलब क्वेश्चन में तो कह दूंगा ओपिनियन पोल तो टफ हो जाएगा क्या? काउंट करो कितने लोग सही जवाब दे रहे हो। नहीं करेगा, वाओ दैट्स ग्रेट। कितने लोग कह करेगा? 2 लोग कह रहे हैं करेगा, बाकी पूरी जनता कह रही है नहीं करेगा। और सरकार तो उसी की बनती है जहां वहां सरकार बनती है। तो जितने लोग कह रहे हैं नहीं करेगा, आप एकदम सही हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप एकदम गलत हो। सोच लो बेटा, मुझे पता था कि कई लोग, केवल 2 बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे निगेटिव मार्किंग। सर आपने निगेटिव मार्किंग नहीं बोला तो मैं हाथ ही नहीं उठाता, मतलब गलत हो गया, नंबर नहीं मिला। सुनो मेरी बात ध्यान से, हुआ क्या, हुआ क्या, आपने ऐसे किया ऐसे किया, वही कहा। कभी भी साइकिलिंग, मैं जानबूझ कर क्वेश्चन लेके आया हूं, जानबूझ कर लेके आया हूं। अब हो गया, अब तो ओएमआर भर दिया ना दिव्या, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ओएमआर भर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करो, इस पे तो सोचना ही नहीं, और इसको सोच के अगला क्वेश्चन खराब मत करना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी कभी हो जाता है ना कि क्वेश्चन ओएमआर भर दिया और गलत हो गया, अब उस चक्कर में अगले क्वेश्चन में भी, अरे अब छोड़ दो, गया, उसके चक्कर में अगला ना लेके जाए वो। तुम्हारी रैंक जहां 1000 आने वाली थी वहां 1500 आ जाएगी, यही मान लो ना सर। अच्छा 1000 1500, अच्छा। हाँ मेरी बात, अरे क्यों नहीं आ सकती, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आ सकती है? मेरी बात ध्यान समझना, की पॉइंट देने जा रहा हूं, की पॉइंट। कभी भी साइक्लिक सिस्टम नजर आए, कभी भी साइक्लिक सिस्टम नजर आए और उसमें डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो, बहुत ध्यान समझना, डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को चेक करो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को चेक करो। और साइक्लिक सिस्टम में सिंगल बॉन्ड चेक करने का सबसे आसान तरीका है 2 sp3 सेंटर पर डिफरेंट एटम या ग्रुप। क्या देखा? 2 sp3 सेंटर पर डिफरेंट एटम या ग्रुप। बताओ, क्या ये sp3 सेंटर पे तुमको हाइड्रोजन और मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग नजर आ गए कि नहीं नजर आ गए? अरे बोल दो बेटा, बस यह एक जीआई सेंटर बनाता है और इसके थ्रू ये जीआई शो करेगा। हो गया, खत्म। आपको फिर डबल बॉन्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे वो यही तो पूछेगा ना तुमसे कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। आपको एक जीआई सेंटर मिल गया ना, टिक करो और आगे बढ़ो। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। अगर कभी साइक्लिक सिस्टम नजर आए और सिंगल और डबल का कॉम्बिनेशन दोनों हो, तो आपका फोकस कहां रखना है? सबसे पहले सिंगल। अगर सिंगल पर जीआई शो कर दिया तो यह जीआई शो करेगा। समझ में आया? हाँ, सिंगल पे नहीं मिल रहा है तब हम किसको चेक करेंगे, उसके बाद डबल को चेक करेंगे। बात क्लियर हो गई? आइए अगले क्वेश्चन पे बताइए, जीआई शो करेगा? मजाक मत करो, करेगा। एक्सप्लेन भाई, तबीयत ठीक है आपकी? कैसे करेगा, एक्सप्लेन। अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ बेटा। ये जीआई शो करेगा 9 नंबर? 9 नंबर करेगा? कितने लोग करेगा? नहीं करेगा वाले हाथ उठाओ। नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सुनो मेरी बात, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसी कोई भी 2 सेंटर नहीं है जहां डिफरेंट एटम या ग्रुप हो। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसा, अरे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। तो अब हम किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है कि एक्सोसाइक्लिक है? और एंडोसाइक्लिक में जीआई कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 8 कार्बन से। 3 से 7 नो जीआई, बोला था ना? 3 से 7 नो जीआई, ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। 8 से 11 जीआई होता है लेकिन सिस इज मोर स्टेबल। 12 या उससे ज्यादा जीआई होता है लेकिन ट्रांस इज मोर स्टेबल। बोलो, तो इधर से जीआई शो नहीं करेगा तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा।
अब अगला देखो, किसके अराउंड? सबसे पहले क्या देखोगे? तो Cl इधर है, H इधर है, अरे बोलो, और देखो Cl इधर है, H इधर है, क्या ये GI सेंटर बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन इसके थ्रू नहीं होगा, बोलो ना। अरे अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बताओ, अब मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ गया, 8 से GI एंडोसाइक्लिक में शो करना शुरू कर देता है, GI शो करेगा। आया कि नहीं आया बेटा? कुछ क्लियर हो रही है चीजें? बोलो, समय तो लग रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, अब चाहते तो सब हटा देते, नहीं देते, लेकिन हमें क्लियर हो गया, अच्छा हुआ। मतलब मैं सोच रहा था एक बार में कि ये तो सब बच्चों को आता होगा, लेकिन ठीक है, हमने हर एक कैटेगरी का क्या किया है, क्वेश्चन लिया है, और मुझे पता है तुमसे गलती कहां होगी, इसलिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है क्रैश कोर्स में कि अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया ना, तो आपका मोर देन 90% यहीं पे क्लियर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और जो जो बच जाएगा वो अपन स्पेशल क्लास में बोल दो ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, पहला है सिस ट्रांस सिस्टम। कौन सा है? सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस जानते हो? सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड। अच्छा, पहले सिस ट्रांस आएगा कि पहले जीआई आएगा? हाँ, ये नहीं कि पूछ रहे कि कौन सिस ट्रांस है और तुमने बता दिया सिस है या ट्रांस है, मॉलिक्यूल जीआई शो ही नहीं कर रहा है। पहले बालक आएगा फिर नामकरण संस्कार होगा, वो आजकल का तरीका है, आजकल जमाना अलग है, पहले नामकरण हो जाता है, फिर आधा नाम तुम्हारा आधा नाम तुम्हारा, ले तुम्हारा। नहीं, आजकल चल रहा है चलन, मुझे समझ में नहीं आया। एक लोग थे, मैंने कहा बेटे का नाम क्या है? कह रहे ये नाम है। उनका बहुत प्यारा नाम है। कैसे, क्या है इसका मतलब क्या है? क्योंकि भाई हर नाम का कुछ मतलब होता है। इसका मतलब क्या है? का मतलब नहीं, आधा उनका मतलब आधा मेरा मतलब बराबर ये मतलब। ये तरीका आ गया, पता नहीं आज क्या क्या चीज है। ठीक है, हाँ। अब से कुंदन, कितना प्यारा नाम है, इसका मतलब है कुंदन का मतलब है, क्यों बेटा? कुंदन का मतलब है, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो। सिस ट्रांस सिस्टम, यानी सबसे पहले हमको जीआई चेक करना होगा, जीआई है या नहीं, उसके बाद हमें बात करनी है कि, उसके बाद हमें बात करनी क्या है, ठीक है? चलो बेटा ध्यान सुनो। तो सबसे पहले बात सुनना, सिस ट्रांस सिस्टम बात करता हूं, ये इधर अलग अलग इधर अलग अलग जीआई शो करेगा। सिस है कि ट्रांस है? सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, किसी के रिस्पेक्ट में देख लो, दिस इज कॉल्ड एज क्या? सिस। दिस इज कॉल्ड एज सिस। ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। अच्छा सुनो, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैं क्लास में इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ और कम से कम स्टोरी में 2 से 4 मिनट लग जाता है, तब नाम याद होता है, बट हम यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम इसको दूसरे तरह की स्टोरी बना के सुना देते हैं आपको। जब आप खाना खाओगे तो साथ में बैठ के खाओगे कि दूर दूर खाओगे? साथ में, साथ में मिलकर खा, वो तो तुम्हें सोच लेना है, ठीक है? वो तो 2 मई 5 मई के एग्जाम के बाद ही समझ में आ जाएगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हाँ वापस आ जाओ बेटा, पढ़ाई भी इसीलिए करो ताकि अच्छी लाइफ जी सको, है ना? पढ़ लो बेटा ताकि लोग तो पूछें। इधर आ जाओ, हम खाना खाते हैं तो मिलकर खाते हैं, मिलकर खाते हैं, फिर जाते हैं, मिलकर खाते हैं, फिर जाते हैं। तो मिलकर खाते हैं, इसका नाम हो गया साथ साथ, दिस इज कॉल्ड मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और दिस इज कॉल्ड एज, फिर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। इज इट क्लियर? ऐसे याद रखो, यानी साथ 2 COH शाम हो तो उसे क्या बोलते हैं? मैलेइक एसिड, और जब 2 अपोजिट हो तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। बेटा ये मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड नाम याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, सीधे पूछ लेगा, मैलेइक और फ्यूमेरिक लिख कर देगा, RGI, और तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम्हें क्या पता GI है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा तो ये सी से ट्रांस है, ये बताओ क्या है? मिनिमम, मिनिमम तो क्या, किसी का रिस्पेक्ट देख लो, मिथाइल के रिस्पेक्ट क्या आ गया ये? दिस इज द ट्रांस। ये बताओ, मिनिमम 1 पेयर सेम होने चाहिए, सिस। ये बताओ बेटा। अच्छा सुनो, अगर इस तरह का कंफर्मेशन ऐसा आपको नजर आ रहा है, क्या सेम साइड में नजर आ रहे हैं कि नहीं बेटा? बोलो, डबल बॉन्ड के ये दो रेड रेड कर रखा है, सेम साइड में है कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिस।
चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो। ध्यान सुनना, यहां पर हाइड्रोजन इधर है, यहां पे हाइड्रोजन इधर है, तो क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आ गए कि नहीं आ गए? ये कौन सा हो गया? सिस। इधर बताओ बेटा, अगर आपको ये ऐसे नजर आ जाए, ऐसे नजर आ जाए, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पे है, चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो चाहे इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, ये कैसे नजर आ रहे हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। अरे बोल दो ना। बच्चा कहता सर ये तो बड़ा अच्छा है, हाइड्रोजन बना के देना, हम सिस और ट्रांस बता देंगे। हाइड्रोजन बना के नहीं दोगे, ये तरीका है? अपने मर्जी से दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, एक को बाहर अंदर कर दिया। तुमने कह दिया उसके दोनों बाहर बना दिया, तो तुमने उसको क्या बोल दिया? सिस। हमने उसमें हम एक अंदर बाहर बना देंगे। हमने कहा तुम्हारे अंदर बाहर से नहीं होता है, ये 120 डिग्री पे होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इनके बीच में ये बाहर बनाओगे तभी 120 डिग्री होगा, ये बाहर बनाओगे तभी 120 डिग्री होगा। इधर देखो, इसको नीचे बनाओगे तभी 120 डिग्री होगा, इसको ऊपर बनाओगे तभी 120 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा कहता ठीक है, लेकिन उसके लिए देखना तो पड़ेगा ना कि sp2 होता है। हमको वही निकालना नहीं आया, तो हमने क्या बोला? तुमने ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, जिधर देखो चोंच उधर हाइड्रोजन सोच। खत्म। अब कहीं पे भी तुम्हें हाइड्रोजन बनाने में दिक्कत नहीं आई। चोंच बाहर, हाइड्रोजन बाहर, चोंच अंदर, चोंच बाहर। हाँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया होगा अभी तक? जिसको सुनाई दिया दरवाजा खोल के जा सकता है, मुझे सुनाई नहीं दिया है कुछ। हाँ ठीक है, डॉक्टर्स को सुनाई नहीं दिया होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? हाँ है ना? अच्छा ये बताओ, अगला सुनो। इसे बोलते हैं अप। बी आर अप है और बी आर क्या है? डाउन। बी आर अप है और बी आर डाउन। इसे क्या बोलते हैं? बी आर अप एंड बी आर डाउन। कोई दो पेन दे दो। ये देखो, ये बी आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक अप है और दूसरा क्या है? डाउन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांस को। ये किसको करेगा? समझ में आया? दोनों अप हो दोनों डाउन हो सिस, एक अप हो दूसरा डाउन हो ट्रांस। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। इज इट क्लियर? किसी के भी रिस्पेक्ट में देख लो। अच्छा सुनो, देखने का नजरिया है। तुमने ऐसे देखा तो तुमको अप डाउन नजर आता है, तुमने ऐसे देखा तो जो तुमको नजर आ रहा है पिंक वाला, वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रिस्पेक्ट में बेज है, बेज। और जो ये पीछे नजर आ रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है? डैश। बोलते हो ना गुस्से में डैश डैश कहीं के दूर हो जा, डैश डैश कहीं के दूर हो जा, मतलब जो दूर है वो डैश है, जो दूर है वो डैश है, जो पास है वो बेज है। तो यहां पे भी तो वही वाली बात हो गया, दोनों अपोजिट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो देखा जाए अगर, तो जो ये है वही ये है, यानी जो ये है ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसे देखोगे तो अप डाउन नजर आएगा, ऐसे देखोगे तो वेस्ट डैश नजर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ क्या होगा ये? ट्रांस। दोनों वेज दोनों डैश सिस, एक वेज डैश ट्रांस। क्या ये आपके सामने ट्रांस आ गया कि नहीं आया बेटा? बोलो ना। इजेड भी अभी देखेंगे, ये क्वेश्चन में भी करेंगे, इसको अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। इजेड, इजेड, अगर हम ई का मतलब होता है इंटजेजन और जेड का मतलब होता है जूसामेन। इंटजेजन का मतलब होता है अपोजिट और जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। बहुत ध्यान समझना। सीआईपी रूल आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ सीआईपी रूल नहीं पढ़ाएंगे, पूरा एक क्लास ले जाता है सीआईपी रूल क्लास में। ई जेड पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर लेके जाता है, अगर एग्जाम्पल से हम कराते हैं पूरा सीआईपी रूल लिखाने के साथ। बट यहाँ तो 15 लेक्चर में सब करना है, तो समझ लो। इसीलिए मैं केवल बोल दूंगा जो मेन मेन रूल है, वो मैं आपको बोल दूंगा। तेरा ध्यान किधर है? मास्टर इधर है। कैसे इतने क्या यंग हो तुम लोग यार?
द फुल ऑफ एटीपी इन द बॉडी। और मुझे देखो सबसे यंग मैं ही लग रहा हूं, लगना क्या है हूं। वापस आओ। तो ईजेड सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान सुनना। पहला प्रश्न आया, सर इतना बढ़िया सिस ट्रांस चल रहा था तो ईजेड लाने की जरूरत क्या पड़ी। एग्जैक्टली ऐसे आपने आने लाएंगे और हमको पढ़ाएंगे और एग्जाम में पूछेंगे और हमका टेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा चलो आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। आहा, अलग 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 अलग। मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, सी सेकेंड ट्रांस है। ये सी सेकेंड ट्रांस है। सर नहीं बता सकते, हाँ इसीलिए ईजेड आया। आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। सिस ट्रांस बनाने के लिए जनरली एक पेयर क्या होना चाहिए। सेम सर मजाक कर रहे हो, आपने जनरली क्यों बोल दिया। आपको यह बोलना चाहिए था कि एक पेयर होना चाहिए। आपने जनरली बोल के कुछ ना कुछ तो लोचा किया है। मैंने लोचा नहीं किया है, इस एआईपीएमटी ने लोचा किया है। अभी मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं इस क्वेश्चन को, मेरी बात ध्यान समझना। दूसरा क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, इनमें कौन सा कॉन्फिगरेशन अप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें सिस ट्रांस अप्लीकेबल नहीं है। जब सिस ट्रांस अप्लीकेबल नहीं हुआ तो कौन सा सिस्टम आया बेटा, इजेड। कौन सा आया बेटा, इजेड। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो इजेड, और इजेड एक यूनिवर्सल है, वो हर जगह लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। सिस ट्रांस हर जगह नहीं लगेगा। तो होता क्या है, ये जो sp2 कार्बन है, इस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं सीआईपी रूल से। कॉन, इंगोल्ड एंड प्रेलॉग, तीन बुड्ढों ने बैठ के चाय पार्टी करी और हाँ, और बना दिया एक रूल जिसे आप लोग पढ़ते हो, सीआईपी रूल। रूल ये कहता है कि इससे डायरेक्टली अटैच जो एटम है, उनका जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको हायर प्रायोरिटी दे दो। तो बताओ, उसको हायर प्रायोरिटी दे दो। ऐसे इधर भी देख लो, हायर प्रायोरिटी देख लो। अगर दोनों हायर प्रायोरिटी, अगर दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में नजर आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं, ई। एलपी का मतलब लो प्रायोरिटी, एक हाई तो दूसरा तो लो हो ही जाएगा, हमें तो हाई को देखना है। और अगर दोनों सेम साइड में आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जेड। ब्रैकेट में लिखते हैं, डैश लिखते हैं, उसके बाद इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। आईपीएसी नेम लिख देते हैं जो भी मॉलिक्यूल का होता है, जैसे जो भी इसका आईपीएसी नेम। तो आइए डिसाइड करते हैं। बताओ बेटा, बी आर और आई में हायर प्रायोरिटी किसे दोगे। ये क्या हो गया आपका, एचपी हो गया कि नहीं हो गया। अरे जिसका एटॉमिक नंबर तो पता है ना। और फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन, बताओ क्या होगा ये, जेड। ये हो गया जेड। अच्छा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखेंगे, यहां डायरेक्टली अटैच कौन है, फ्लोरीन। यहां कौन है, ऑक्सीजन। कौन ज्यादा होगा, फ्लोरीन। क्या एचपी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, दोनों का सेम है। अरे थोड़ा तो पढ़ा लिख जाओ, नहीं तो जवाब कैसे दे देते हो आप लोग। जब मैंने बोला एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है तो आपको बोलना चाहिए था दोनों का सेम है सर, बिकॉज बोथ आर आइसोटोप्स। तो अगर आइसोटोप्स आ जाएं तो फिर उनके एटॉमिक मास को देखते हैं। किसको देखते हैं, तो अब मास किसका ज्यादा है, तो ये हो गया आपका एचपी। बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ई। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा, ये आपका बन गया ई। सुनो ध्यान से, बताओ एक सीएल वाला कि तीन सीएल वाला, और तीन है इसके पास। सर आपने बोला है डायरेक्टली अटैच को देखना है, डायरेक्टली अटैच यहाँ पे क्लोरीन है, हमारा ध्यान क्लोरीन, और यहाँ कार्बन है। तो बता क्या ये एचपी बन जाएगा कि नहीं बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो आपके सामने है ना, दिस इज सी एच डबल बॉन्ड ओ। क्या है, सी एच डबल बॉन्ड। और अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है, सुनो मेरी बात, अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो जिस एटम से जितने बॉन्ड से जुड़ा है उतने टाइम उसको सोचना पड़ता है, उतने टाइम उसको सोचना पड़ता है, उतने टाइम उसको सोचना पड़ता है। बात क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ ये कार्बन और कार्बन सेम हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अगर डायरेक्टली अटैच, यहां डायरेक्टली अटैच एटम अलग अलग है ना, निपटारा यहीं पे हो गया। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो तो उनसे जुड़े हुए आगे के एटम्स को देखो और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखो। किसमें लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखो। बताओ रे बच्चा, ये कार्बन डायरेक्टली किसके किससे साथ जुड़ा है, क्या एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, अरे बोल दो ना।
ऐसे देखो ना बेटा, ये H है, ये H है और ये OH है, क्या ऐसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा? तो यहाँ ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन लिखा, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बोलो यहां कैसे लिखोगे बताओ, यहां कैसे लिखोगे? क्या 2 ऑक्सीजन मानोगे? अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ होता तो क्या मानते? 3 नाइट्रोजन मानते। तो 2 बार ऑक्सीजन लिखना, 2 बार ऑक्सीजन लिखोगे और 1 बार हाइड्रोजन लिखोगे। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम हो गए कि नहीं हो गए? यहां हाइड्रोजन और यहां, तो क्या HP नीचे वाला बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बताओ क्या होगा? बोलो ना, ये हो गया आपके सामने E। इससे ज्यादा नहीं आएगा, एनसीईआरटी में इजर नहीं दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अपन भले कॉपी में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, दिस इज द मैक्सिमम। यही नहीं पूछेगा, पूछेगा तो अगर पूछ भी लिया, अगर उसका नहीं इस बार मैं पूछूंगा तो वो सिंपल पूछेगा, ये भी बता दे रहा हूं। मल्टीपल जल्दी नहीं पूछेगा, इज इट क्लियर? बट पूछेगा नहीं। क्वेश्चन आया है द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब पहले बताओ, देखा जाए तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं ग्रुप में? लेकिन उसने फिर भी क्या पूछ लिया? कहीं इजेड लिखा है क्या? क्या लिखा है? सिस ट्रांस। तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हम कैसे जवाब दें इसको? तो सुनो बेटा, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और फिर भी वो सिस ट्रांस पूछ रहा है, तो सिस ट्रांस के लिए हमें सिमिलर ग्रुप ढूंढना था कि नहीं ढूंढना था? बोलो ना। लेकिन सिमिलर ग्रुप नहीं है। जब सिमिलर ग्रुप ना मिले तो सिमिलर नेचर देखो। क्या बोला? जब सिमिलर ग्रुप ना मिले तो सिमिलर नेचर देखो। क्या ये क्या है? सिमिलर नेचर। और सिमिलर नेचर जब हमने देखा तो हमें क्या नजर आ गया बेटा? हेलोजन। क्या नजर आ गया? बताओ, सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस आते ही 2 ऑप्शन क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। आंसर आपका आ गया होगा। बताओ अब इसका आईपीएससी नंबरिंग करोगे कि नहीं करोगे? नंबरिंग किधर से करोगे? 1 1 2 3 4 5। मतलब 2 पर क्लोरो 3 पर आइडो कहां लिखा हुआ? 2 पर क्लोरो 3 पर आइडो कहां लिखा हुआ है? दिस इज द आंसर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो बेटा? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर नहीं लोगे क्या? बोलो है ना। चलो ठीक है, तो अपन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। नहीं बेटा, हमको 2 बार क्लास को लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लासेस असाइंड है ना। अगर एक क्लास चली जाएगी तो चौथे मुझे एब्सेंट कर दिया जाएगा, सैलरी कट जाएगी, तुम समझो। ठीक है, वैसे ठीक है, थोड़ा 5 मिनट में रिलैक्स कर लूंगा। अगली क्लास में जीआई का ये जो अपना पोर्शन इसको करेंगे और आगे की चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। और अभी अपन लोग